अब इतना सारा प्रॉब्लम, तो इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब इसकी जड़ कहाँ पे है? तो जो 5 दिन है उस समय आप क्या-क्या करें? इस बारे में अब हम बात करते हैं, जिससे हम ये सभी इश्यू को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने अभी-अभी एक न्यूज़ सुनी, 9 साल की उम्र की लड़की को पीरियड आ गया। अब क्या ये इतने जल्दी पीरियड आना सही है? पीरियड आए तो कब आए? उसकी करेक्ट एज क्या है? मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है कि डिले पीरियड आना। तो पीरियड एग्जैक्टली कब आना चाहिए? पीरियड के दौरान क्या ख्याल रखना चाहिए? आयुर्वेद और योग इसके बारे में क्या सोचता है? इन सभी के बारे में इस जोश टॉक के माध्यम से हम आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर नूतन पाखरे आयुर्वेद योग गर्भ संस्कार की संस्थापक हूँ और मैंने 2 बुक लिखे हैं, एक द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार और 3S प्रेगनेंसी योग। जब एक गर्ल चाइल्ड गर्भाशय में उसका वृद्धि और विकास होता है, तब उसके ओवरीज में भी एग्स बनते हैं। वो एग्स मिलियन से ज़्यादा होते हैं। जैसे ही उसका जन्म होता है, वो मिलियन से थोड़े से कम होने लगते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, इस एग के क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी आ जाती है। अब जैसे उसका ग्रोथ होने लगता है, लड़की जब जन्म के बाद से लेके 12-13 साल की उम्र, ये सही उम्र कही जाती है मेंस्ट्रुएशन की। बट जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि 9 साल की उम्र में पीरियड आ रहा है। अब मुझे याद है कि मेरे प्रैक्टिस में भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं और ऐसा भी एक केस है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जिसको पीरियड आया ही नहीं। 10वीं में गई वो लड़की, फिर भी उसको पीरियड नहीं आया। तब उसके मम्मी-पापा ने सोचा कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा है मेरे बच्ची को? क्योंकि पीरियड आता है, वो क्या दर्शाता है कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही अच्छी है। मंथली पीरियड आना मतलब एक हेल्थ का साइन है। एक लड़की को माँ बनने का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो दर्शाता है। एंड इसीलिए किसी-किसी रीजन में, हमारे इंडिया में, जब पहला पीरियड आता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस लड़की को पीरियड ही नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि हमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि हॉर्मोन्स का कुछ इश्यू है, हम इंजेक्शन से पीरियड क्रिएट करते हैं, इसको ही इंड्यूस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो 16-17 साल में उसको इंड्यूस मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। अब वो मेंस्ट्रुएशन उसको हर महीने दवा से ही आ रहा है, नेचुरली तो हो ही नहीं रहा है। अब जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो प्यार हो जाता है, उस लड़के को भी ये बता देती है, लेकिन शादी तो वो लोग कर लेते हैं क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि इस पीरियड का और प्रेगनेंसी का कुछ रिलेशन होता है। ठीक है? तब शादी के बाद कोशिश करने के बावजूद भी 12 महीने के बाद भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए। 22 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया। 20 साल में शादी हो गई, 22 साल की उम्र में उन्होंने बच्चे का सोचा, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। अब काफ़ी प्रयत्न करने के बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आईवीएफ करते हैं। अब आईवीएफ करते-करते भी ऑलमोस्ट उसने 8 से 9 साइकिल आईवीएफ के किए। एक बार प्रेगनेंसी रुकी भी, लेकिन मिसकैरेज हो गया और उस मिसकैरेज की वजह से उसको इतना डिप्रेशन आ गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। अब इसमें ओबेसिटी आ गई। उसने तो मुझे बताते वक़्त ये भी कहा कि जब वो ऑफ़िस जाती थी, लोगों को लगा कि प्रेग्नेंट है, इतना ओबेस और पेट भी आगे आ गया और वो सब बॉडी की भी मतलब आकार देख के उसको भी खुद को अच्छा नहीं लग रहा था खुद के बारे में। इसीलिए फिर उसने सोचा कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पहले हमारे तबीयत को अच्छा करते हैं। अब ऐसे करते-करते अब वो 37 ऐज की हो गई और इस समय अब उसके सास-ससुर बोलने लगे कि भई तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो डिवोर्स ले लेते हैं, हम दूसरी हमारे लड़की की शादी किसी और से करा लेते हैं क्योंकि हमारे वंश का दिया तो चाहिए हमें। अब ये बात सुन के उसको और स्ट्रेस आ गया। बोली मैंने तो आईवीएफ बंद कर दिया क्योंकि साइड इफ़ेक्ट हो गया मुझे। अब मुझे फिर से आईवीएफ करना पड़ेगा और शादी को बचाने के लिए मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। जब वो उसने फिर से शुरू किया,
तो डॉक्टर ने कहा कि अब हमें एक डोनर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्स उतने क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटी तो ऑब्वियसली कम हो गई। क्योंकि जैसे ही 12-13 साल में पीरियड आता है तो 10 से 20 हज़ार तक एग रहते हैं। जब आप रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचते हो तो 400 से 500 एग ही हमारे ओवरी में बचते हैं। अब इसकी तो 37 उम्र हो गई, तो एग का ऑब्वियसली नंबर तो कम ही हो गया और क्वालिटी भी नहीं। अब वो उसके लिए भी तैयार हो गई। अब बाहर से एग लेना और स्पर्म दोनों मिला के वो आईवीएफ के लिए तैयार हो गए। एम्ब्रियो बाहर बना के फिर उन्होंने सोचा कि हम कंसीव करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी थिन हो गई और उसके कारण वो एम्ब्रियो बाहर बना के भी वो उसमें डाल नहीं सकते या उसको पूरा 9 महीने का पोषण नहीं कर सकते। अब इतना सारा प्रॉब्लम, तो इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब इसकी जड़ कहाँ पे है? इसकी जड़ पीरियड्स डिले होने की वजह से। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर आप रजस्वला परिचर्या यानी होलिस्टिक मेंस्ट्रुअल केयर फॉलो करते हैं तो शायद आपको इतनी सारी परेशानियां ना झेलना पड़े। अब पहले हम पीरियड को समझते हैं। अब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम पीरियड को जाने तो एवरेज हमारी साइकिल 28 दिन की होनी चाहिए। किसी की साइकिल 35 दिन की भी हो सकती है या किसी की 20 दिन की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रकृति, आपकी पर्सनालिटी या जो प्रकृति हम मानते हैं वात पित्त कफ और या वात पित्त या पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अब वात क्या है? तो वात बनता है एयर और स्पेस एलिमेंट से। पित्त क्या है? तो इसमें अग्नि और वाटर का एलिमेंट होता है, मतलब फायर एंड वाटर से बनता है। और कफ क्या है? तो वाटर एंड अर्थ का एलिमेंट होता है। इस तरीके से वात पित्त और कफ इन दोषों को आयुर्वेद मानता है और इसी पे पूरा जो फिजियोलॉजी है वो डिपेंड है। अब जब पीरियड्स के दौरान जब फ्लो आ रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग मतलब रक्त एक पित्त को ही दर्शाता है, इसीलिए पित्त ज़्यादा होता है। इसके कारण हर एक लड़की ने ये महसूस किया होगा कि उसको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, राइट? उसकी भूख कम होती है, उसको पसीना आता है, उसको गुस्सा आता है, उसको इरिटेशन होता है, राइट? अब ये है पित्त का जो गुण है वो बढ़ गया है आपके शरीर में। अब दूसरा बात, जो वात बढ़ता है, वात मतलब मूवमेंट्स, राइट? एयर एंड स्पेस जहाँ पे है वहाँ पे मूवमेंट है, और वात अगर आपका नियंत्रित है तो सभी कार्य अच्छे चलेंगे। अगर वात अनियंत्रित हो जाता है तो वो पित्त और कफ को भी दूषित कर देता है। तो जो पीरियड आ रहा है उसकी दिशा डाउनवर्ड है, राइट? और वो जब आता है तो आपको महसूस होगा, जो लड़कियां है वो समझेगी इसको कि थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन पे क्रैम्प महसूस करती है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, टेंशन, कहीं पे एकदम से सोचना भी या काम करने के लिए भी उसको मन नहीं करता, ड्राइनेस आ जाता है, पूरा रुक्षता महसूस होती है, राइट? तो ये वात को दर्शाता है। अब वात और पित्त को कैसे आप बैलेंस करें? तो इसके लिए जो कफवर्धक आहार और विहार है वो करना चाहिए। तो पीरियड्स के दौरान आपको रेस्ट एंड रेस्ट इज मोर देन एक्टिविटी ये करना चाहिए। अपने आप को इवन क्वारंटीन में या कोविड में जैसे अपने आप को हमने अकेले रखा था, एक्चुअली वैसे भी कर सकते हो। इसीलिए आप सोचोगे, आप देखो अपने देश में गांव में अगर आप जाओ, अभी भी जब महिलाओं को पीरियड आता है तो वो उनको किचन में काम करने के लिए नहीं बोलते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी एक्सर्शन करे ऐसी एक्टिविटी नहीं देते हैं। इवन खाने पीने में भी जो घर में बाकी लोगों के लिए बनाते हैं उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस समय उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ी सी कम है, राइट? तो उनको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी और हल्का आहार लेने के लिए बोला है, और ज़्यादा करके लिक्विड, क्योंकि रुक्षता आई है तो उसको बैलेंस करना है। तो कब बढ़ाना है? मतलब द्रव गुण, मॉइस्चर बढ़ाना है शरीर में, पानी पीना है और आराम करना है, क्योंकि वात ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है। अब उसको कैसे कम करोगे? आराम करके, एक्टिविटी नहीं करनी। इसीलिए अकेले भी रहते हैं, उनको अलग से घर में बिठाया जाता है। तो इसके पीछे साइंस है, ये कुछ
अंधश्रद्धा नहीं है। अब हम आते हैं आगे 5 दिन के बाद। पहला 5 दिन पीरियड हुआ। अब 5 दिन के बाद आप पाओगे कि आप तो सुपर वुमन हो गए हैं, एकदम शक्तिमान हो गए हैं, राइट? इसमें आप देखोगे कि आप एकदम से एनर्जेटिक फील करोगे। और स्त्री को ऋतुमती कहा है। ऋतुमती मतलब वो महिला जो अभी तैयार है, उसका जो बीज है वो एकदम फ्रेश बाहर आएगा। और उस समय इवन महिलाओं को सेक्स की भी इच्छा होती है। और जो 5वें दिन से आगे 12 दिन का जो पीरियड है वो बताया है ऋतुकाल, मतलब सही समय जब आप आपके पार्टनर के साथ मिलते हो। और अगर आप कंसीव करना चाहते तो उसी दरम्यान 13-14वें दिन तो बीज ओवरी से फूट कर बाहर आ जाता है। और उसी दरम्यान अगर स्पर्म आता है तो कंसेप्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये नॉलेज कहीं पे नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए शायद गलत समय पे आप संबंध बना रहे हो तो कंसीव भी नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम 12 दिन, वो ओव्यूलेशन पीरियड खत्म हो गया। 14वें दिन से लेके आगे वाला जो काल है वो है पित्त, कफ हो गया, कफ डोमिनेंट हो गया। अब फिर से पित्त शरीर में आने लगता है। तो पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये जो हम आजकल देखते हैं कि बच्चे बहुत चिड़चिड़ाहट कर रहे हैं, इतना इरिटेशन करते हैं कि खाने पीने में कोई कोई ज़्यादा खा लेता है, कोई खाता ही नहीं है, कोई एकदम गुस्सा होके, इवन हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े भी शायद इसी समय होते हैं, क्योंकि उस समय हॉर्मोन्स का, मॉडर्न साइंस के हिसाब से हार्मोन उनके माइंड पे एक्ट करते हैं। तब इस समय आपको जब पित्त आने लगता है तो आपको मधुर रसात्मक मतलब थोड़े स्वीट क्रेविंग भी होने लगेगी। एक्चुअली आपकी बॉडी बोलेगी कि स्वीट खाओ, तो वो पित्त को कम करने का काम करती है। अब इसके बाद में ये पूरा साइकिल हो गया, तो आप पीएमएस होगा ही नहीं अगर आप इस डाइट डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल को अपनाओगे। अब हम समझते हैं कि पीरियड के इशू क्या क्या आते हैं, कौन से ऐसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज हैं। जैसे अमेनोरिया, जैसे पीरियड आना ही नहीं, जो मैंने केस बताया। अब पीरियड आना नहीं, ये नॉर्मल कब हो सकता है वो पहले जानिए। कि जब तक आपका वो पहला पीरियड नहीं आया, मतलब 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड आना ज़रूरी है। तो 12-13 साल जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी भी बन रही होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, उस समय पीरियड नहीं आया है तो वो नेचुरल है। 12-13 साल के बाद भी पीरियड नहीं आ रहा है, आप रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गए फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है, वो अमेनोरिया समझा जाता है। अब दूसरा मेंस्ट्रुअल हेल्थ इशू है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। किसी को पीरियड्स, जैसे मैंने कहा, 21 दिन में आता है, किसी को 35 दिन में। अगर वो शुरू से ही ये साइकिल है और 21-21 दिन के बाद आती है तो टेंशन लेने का कोई भी तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस महीने आपको 20 दिन पीरियड आया, 20 दिन के बाद पीरियड आया, अगले महीने आपको 60 दिन के बाद पीरियड आया, उसके अगले महीने 90 दिन के बाद पीरियड आया, मतलब ऐसे इन बिटवीन इंटरवल भी बढ़ता जा रहा है। और जो साइकिल चल रही है 2 दिन, कभी 2 दिन पीरियड आया, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी पूरा महीना भर पीरियड आ रहा है, ये इशू इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का है। और इवन इसको हम डिसमेनोरेया, पेनफुल पीरियड मतलब डिसमेनोरेया, या मेनोरेजिया मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्वांटिटी जो है ब्लीडिंग की वो नॉर्मली 80 ml से लेके 100 ml होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको 2 दिन ही पीरियड आ रहा है और पैड जो हम यूज़ करते हैं, आप कैसे काउंट करोगे? तो आयुर्वेद में ये भी बताया है कि आप पहले एक्चुअली खुद आप जांच सकते हो कि आपका ब्लीडिंग कितना हो रहा है अंदाज से। जैसे एक नॉर्मल पैड 10 ml का ब्लड सोखता है, अगर वो एक्स्ट्रा लार्ज है तो 15 ml समझो। अगर आप एक दिन में 3 से 4 बार आप चेंज कर रहे हो, मतलब क्या, 15 into 4 तो 60 ml तो पहले ही जा रहा है, एक ही दिन में जा रहा है, राइट? तो इस तरीके से आपको पहले काउंट करना आना चाहिए कि मेरा पीरियड लास्ट महीने में इतना मैंने पैड यूज़ किया, अब मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, अब मुझे एकदम ही मतलब आ ही नहीं रहा है, मुझे याद भी नहीं रहा। तो ये सब बातें जब भी आप अपने शरीर में पाते हो तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जो 5 दिन है उस समय आप क्या-क्या करें, इस बारे में अब हम बात करते हैं, जिससे हम ये सभी इश्यू को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 5 दिनों में जैसे आपको पता है कि
मैंने पहले ही बताया कि वात और पित्त बढ़ता है, मतलब आपको किसी को ज़्यादा भूख लगेगी, किसी को कम भूख लगेगी, किसी को ड्राइनेस लगेगा, तो उसके अपोजिट मतलब आप इसमें मधुर रस का सेवन करें, थोड़ा कम खाना खाएं, बहुत फास्टिंग में भी मत रहो लेकिन कम खाना खाओ, प्लस आप आराम करो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बिल्कुल मत करिए। अब आसन कर रहे हो तो कौन सा आसन, तो मेडिटेटिव आसन करिए या शवासन या मकर आसन जो पेट पे लेट के किया जाता है। इससे बैक पेन जो जिन जिन को है उसको बहुत आराम मिलेगा। शवासन में आपका माइंड बॉडी कंप्लीट रेस्ट रहेगा। मदर अर्थ का जो डायरेक्ट टच होता है फ्लोर पे, उससे क्या होगा कि आपकी जो वात बढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट होल्ड करेगा, थोड़ा हेवीनेस आएगा। इसके लिए आप फ्लोर पे सो सकते हो। मेडिटेटिव आसन में क्या ब्लड फ्लो आपके ओवरी के तरफ, यूट्रस के तरफ होता है, गर्भाशय की तरफ, तो बहुत देर तक भी अगर मेडिटेटिव आसन में बैठे तो भी इशू है, इसीलिए थोड़ा सा नियंत्रित या डिसिप्लिन वे से आपको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो रिलैक्सेटिव एंड मेडिटेटिव आसन इस समय आप करें। सुखासन है, या मैंने 2-3 आसन के ऑलरेडी नाम बताए। अब किसी किसी को ब्लोटिंग भी होता है पीरियड के अनुसार, पीरियड के दरमियान, और गैस जैसे फूला हुआ लगता है, तो अब आप क्या करेंगे, तो पवन मुक्तासन बोला है, उसको भी धीरे धीरे डिसिप्लिन वे से करें। आजकल हम जो देख रहे हैं पीसीओएस है, पीसीओएस मतलब क्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, राइट। मतलब जो एग बन रहा है वो बाहर ही नहीं आ रहा है, या बाहर आ भी रहा है तो उसके जो बॉर्डर है उसी पे चिपका रहा है, तो इसके लिए ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, एंड फिर किसी किसी महीने में पीरियड ही नहीं आ रहा है। अब ये पैथोलॉजी अंदर डेवलप हो रही है, हमें पता ही नहीं। अब ये पीसीओएस जैसा इशू भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस मतलब क्या, मेरे पास जो ज़्यादा करके योग टीचर आते हैं, अब पीरियड्स में वो अगर सिखाए, किसी को डेमो दे रहे, टॉप्सी टर्वी आसन कर रहे, मतलब क्या, सर्वांगासन, विपरीत करनी या शीर्षासन सबसे पॉपुलर। आजकल लोगों को ये आसन रील्स पे दिखाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन कब किसको कैसे आसन करना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे योग टीचर को ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम की वजह से ही हम सब एक्चुअली इस मार्ग में आए हैं। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन सा आसन हमें करना चाहिए कौन सा नहीं। जब आप सर्वांग आसन भी करते हो तब क्या होता है, तो कब करना चाहिए, ये पीरियड के बाद ये आसन करें तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब आप सर्वांगासन या शीर्षासन करते हो तो ब्लड फ्लो कहाँ होता है, हेड की तरफ, मतलब हाइपोथैलेमस, आपके ब्रेन में वो फंक्शनिंग अच्छा चलता है। तो एनर्जी फ्लोज वेयर यू पे अटेंशन, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस योर आसना, आसन मतलब क्या, स्थिर सुखम आसन, मतलब जो जिस पोस्चर में आपको कंफर्टेबल फील होता है। कंफर्टेबल ये नहीं कि आप काउच पे बैठ गए हाथ पाँव फैला के, वो नहीं, ये आसन वो नहीं है। आसन क्या बोलता है कि जिसमें आपके माइंड में स्थिरता आती है, जो भी पोस्चर कर रहे हो आप मेंटली स्टेबल हो क्या, आपको सुख लग रहा है क्या, वो आसन है। और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, मतलब जहाँ पे आपके एफर्ट खत्म हो जाते हैं अपने आप, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाए। शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा किसी भी आसन को सीखने के लिए एंड लगाने के लिए, लेकिन जब आपको वो एकदम सरलता से आते, मतलब आपने आसन में मास्टरी करी। और तीसरा इसका रिजल्ट है तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थान, मतलब उस आसन में बैठ के आप अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। तो इस तरीके से जो योग है वो आपके पीरियड के लिए भी काम आ सकता है। तो आसन आप करो, लेकिन पीरियड के बाद, ऐसे सब जो डायनामिक आसन है वो आपको पीरियड के बाद करना चाहिए। तो हर एक बात, आयुर्वेद, योग और मॉडर्न साइंस, ये तीनों मिलके अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करे तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, या जो ऐसे सफरिंग एक महिलाओं के जीवन में, जो मैंने कहा कि रिलेशनशिप टूटने का अभी समय आ गया है और वो लाइफ जी क्या, वो तो सफ़र ही हो रही है। तो इस सफरिंग को कैसे कम करें वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा एक लास्ट मैसेज ये रहेगा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए या पीरियड हेल्थ के लिए योग को तो ज़रूर अपनाएं, आयुर्वेद के प्रिंसिपल को भी समझे, और अंधश्रद्धा कह के बस आप घूमने चले मत जाना। पीरियड चालू है और आप सब एक्टिविटी कर रहे हैं, आराम करना। मेंस्ट्रुअल लीव इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट,
ये लीव हमारे इंडिया में और कहीं कहीं देशों में अभी सैंक्शन भी हो गई है। हमारे इंडिया में भी किसी राज्य में, केरल में आई थिंक ये सैंक्शन हो गई है, लेकिन लीव होते हुए भी हम छुट्टी नहीं ले पा रहे। तो कहीं पे जाके ये हमारे ही ऊपर आता है। हर एक महिला को ये सोचना चाहिए कि मेरे 5 दिन इट्स अ मी टाइम एंड आई शुड यूज इट प्रॉपरली टू रीजनरेट, rejuvenate सेल्फ, राइट? तो बैलेंसिंग इन रेस्ट एंड एक्टिविटी इज द की फॉर योर हेल्थ एज वेल एज द फाइनल रिजल्ट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे होगा। धन्यवाद।